नमस्कार दोस्तों, वीवीआईपी न्यूज के इस नए एपिसोड में एक बार फिर से मैं राज कौशिक आपका स्वागत करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत खास होने वाला है, बहुत विशेष होने वाला है, बहुत ही स्पेशल होने वाला है। और उसकी वजह है कि आज हमारे बीच एक बहुत ही खास मेहमान उपस्थित हैं जिनके साथ हम बातचीत करेंगे। दोस्तों, यूं तो पूरे देश में खासतौर पर युवा उनको यूथ आइकॉन के नाम से जानता है। क्या कुछ उन्होंने ऐसा किया है, कैसा जीवन जिया है कि युवा उनको अपनी प्रेरणा मानने लगे हैं, वो सब बात हम उनसे करेंगे। लेकिन मैं पहले दो शेर सुनाना चाहता हूं जो हमारे खास मेहमान के व्यक्तित्व पर पूरी तरह ठीक उतरते हैं, फिर बताऊंगा उनका नाम। किसी शायर ने कहा है कि शाखों को तुम क्या छुआए, कांटों से भी खुशबू आए। शाखों को तुम क्या छुआए, कांटों से भी खुशबू आए। देखें और दीवाना कर दें, शायद उनको जादू आए। जी हाँ मित्रों, एक ऐसे ही जादूगर हमारे बीच हैं और वो हैं नीरज सिंह जी। जी हाँ, नीरज सिंह जी हम सभी जानते हैं, हमारे देश की बहुत बड़ी राजनीतिक हस्ती, हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी के वो बेटे हैं। लेकिन उनके अलावा भी उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है, वो लोगों के दिलों तक उतरे हैं। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत इस एपिसोड में आपका। मैं जो सवाल मुझको थोड़ी देर बात करना चाहिए था वो मैं सबसे पहले इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं आप हर सवाल का बहुत ही सहजता से उत्तर दे देते हैं, जवाब दे देते हैं। नीरज जी, आप राजनीति में सीधे सीधे सक्रिय राजनीति में क्यों नहीं आ रहे हैं? राज्य, हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान बताते हुए बहुत ही फक्र महसूस करते हैं। ये हमारे लिए गौरव की अनुभूति है। इस पार्टी ने हमें इतना कुछ दिया है कि उसे शब्दों में भी बयान करना असंभव है। मैं समझता हूं कि पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना, किस प्रकार से इस संगठन को बढ़ाने के लिए लोगों ने जो भी आंदोलन किए वो देश को समर्पित आंदोलन किए, चाहे वो गोवा मुक्ति आंदोलन हो, चाहे वो हैदराबाद का आंदोलन हो, चाहे वो राम जन्मभूमि आंदोलन हो, चाहे वो भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए जो आंदोलन चले हैं वो हो। तो मुझे लगता है कि इस देश के एक जिम्मेदार नागरिक होते हुए हम लोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कर पाएं, यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम पर। और राजनीति केवल चुनाव के माध्यम से एक पद पा लेना, मैं समझता हूँ राजनीति को उस रूप से परिभाषित करना उचित नहीं होगा। राजनीति वह होती है जो समाज में परिवर्तन ला सके, समाज में एक सकारात्मक सोच पैदा कर सके। मैं समझता हूँ कि उस प्रकार की राजनीति में तो मैं हूँ। और जहाँ तक चुनावी राजनीति है, मैं समझता हूँ कि एक 18 करोड़ की पार्टी है, कई ऐसे काबिल लोग हैं जो इसके लिए सक्षम हैं। संगठन उनका चुनाव करती है और उनको सदन में भेजती है। मैं समझता हूँ कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सभी एक श्रेष्ठ भारत के निर्माण में लगे हुए हैं। और यही मेरी भी इसमें इस यज्ञ में एक छोटी सी आहुति है कि मैं इस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, बिना कोई पद पाए और बिना उसकी कोई इच्छा रखे आप बराबर सक्रिय रहते हैं। आज भी गाजियाबाद में आप कई कार्यक्रमों में नजर आए और कुछ कार्यक्रम आपको अभी भी करने हैं। बिना कोई पद पाए लोगों के दिलों में इतनी जगह बना लेना कि लोग आपके स्वागत के लिए खड़े हैं, आपको बुलाते हैं, आपको यूथ आइकॉन कहा जाता है। मुझसे स्पेशली कहा गया कि नीरज जी सीधे सीधे ये पूछेगा कि वो इतने लोकप्रिय क्यों हैं। तो आप बताइए कि आप इतने लोकप्रिय क्यों हैं? राजू, मैंने जैसे पहले भी बताया है कि ये संगठन केवल एक पार्टी विशेष नहीं है, ये हमारा एक बड़ा परिवार है। इस पार्टी की आयु 1980 में यह पैदा हुई और उसी वर्ष मैं पैदा हुआ। ये पार्टी और हम दोनों एक साथ बड़े हुए हैं। और मैंने अपने परिवार के अंदर देखा कि जो भी कार्यकर्ता आता था उसका उचित सम्मान, उसको चाय नाश्ता पानी कराकर फिर वह अपने मिशन में जुट जाता था। तो ये हमारे परिवार के सदस्य के रूप में हमने बचपन से उनकी सेवा करी है। और अब भी जब हम 2 कमरे के मकान में जब मिर्ज़ापुर में थे तब, और 4 एकड़ की अब लुटियन की जो दिल्ली के सरकारी कोठी हो तब, जो भी कार्यकर्ता है वह उचित सम्मान पाकर जाए, यह हम सब की जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि जो भी आज प्राप्त हुआ है उन्हीं कार्यकर्ता, जो उन्हीं परिवार के हमारे सदस्यों के कारण हुआ है, जो हमारी परिवार की एक पहचान बनी है इस देश के अंदर।
तो वो मान सम्मान पा कर जाए, और हम वही देने काम करते हैं। अगर उसके माध्यम से हमें लोकप्रियता मिल जाती है तो ठीक है, वो सर आंखों पर। देखिए, एक तरफ आप ऐसी बातें कह रहे हैं, बहुत अच्छी बातें कह रहे हैं, दूसरी तरफ कई ऐसे उदाहरण हैं, खासतौर पर ये जो चुनावी सीजन इस समय चल रहा है राजस्थान में और मध्य प्रदेश में, भाजपा में भी ऐसे बहुत से लोग हैं, कांग्रेस में भी हैं, जिनको टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय रूप से मैदान में खड़े हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो अभी तक पार्टी से जुड़े रहे लेकिन अब पार्टी के खिलाफ ही ताल ठोक रहे हैं। मुझे लगता है कि धैर्य का परिचय देना चाहिए। मैंने जहाँ तक माननीय राजनाथ सिंह जी हमारे पिता जो हैं, उनकी राजनीतिक पूरी यात्रा देखी है। कई बार ऐसे निर्णय संगठन करता था, कई निर्णय उनके मन के भी शायद ना हुए हों, पर उन्होंने समुद्र की तरह धैर्य दिखाने का काम किया। और मुझे लगता है कि समय के साथ अगर वह अनवरत क्षेत्र में लगे रहेंगे तो संगठन उनकी इस मेहनत को देखेगा और उचित समय पर उनको उचित स्थान भी मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। और ज़रूरी नहीं है कि चुनावी राजनीति के माध्यम से कुछ सामाजिक गतिविधियां रहें। अब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी जब स्थापना करी थी तो संघर्ष और समर्पण का रास्ता चुना था उन्होंने तो सत्ता के साथ, जनता दल के साथ सत्ता के सोपानों पर तो बैठे नहीं थे। आज आप कुछ चुनावी राजनीति के माध्यम से नहीं कर पाते हैं तो आप जो अपने सामाजिक दायित्व हैं उनको करिए। कोई गरीब है उसको पढ़ाने का काम करिए, कोई महिला है उसको कहीं पर उसके लिए कुछ सिलाई मशीन के कुछ ऐसे उद्योग लगा दीजिए अगर सक्षम व्यक्ति है। मैं अपनी तरफ से प्रयास यह करता हूं कि उन्हीं अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर मैं हर वर्ष एक हेल्थ मेला लगाता हूं। और जो अंत्योदय की बात हम कहते हैं कि अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए व्यक्ति, अगर उस गरीब व्यक्ति को चिकित्सा की वो सुविधा प्राप्त हो जाती है तो मुझे लगता है कि उसके माध्यम से मैं अपनी पार्टी की भी सेवा कर पा रहा हूं और इस समाज के को भी कुछ न कुछ एक सकारात्मक कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूं। वही पंक्तियां मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के कहता हूं कि टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता और छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। तो बड़े मन की आवश्यकता है, समय आएगा, मैं मानता हूं धैर्य रखने की आवश्यकता है, अनवरत लगे रहें, संगठन उनके इस मेहनत को कभी बेकार नहीं जाने देगा। जी नीरज, जैसे मैंने पहले कहा और ये सच भी है कि आप युवाओं में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं। विपक्षी लोगों का ये कहना है कि नरेंद्र मोदी सरकार में युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा, बेरोजगारी बढ़ रही है। चूंकि आप बराबर युवाओं के बीच सक्रिय रहते, तो आपको क्या लगता है इस आरोप में कुछ दम है? देखिए, मैं समझता हूं कि यह कोरी अफवाह फैलाने का प्रयास बार बार विपक्ष करता है क्योंकि वो मुद्दा विहीन है। जी, जितनी आज भी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में करीबन 17.2% ज़्यादा रोजगार सृजित हुए हैं। मैं दूसरे का क्या उदाहरण दूं, मैं स्वयं अभी लखनऊ में हमने अप्रैल माह में एक रोजगार मेला आयोजित किया। मैंने NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ और जो रोजगार मंत्रालय उत्तर प्रदेश को रोपिन किया। आप मानेंगे हमने 5,482 हमने ऑफर लेटर्स दिए। और मैं समझता हूँ जब मैं ये सारी बातें आपसे कर रहा हूँ तो मुझे वो वाकया याद आता है कि एक महिला जो आती है वो एक व्हील चेयर पे आई थी और समझ लीजिए कि वो अपने परिवार में शायद वो लाइबिलिटी के रूप में देखी जाती होगी, पर वो ऑफर लेटर लेकर गई। 20,000 का उसको रोजगार मिला। जब वो वहां से लौट कर गई तो वो लाइबिलिटी नहीं, एसेट बनकर गई अपने परिवार के लिए। मुझे लगता है कि जो ये बार बार विपक्ष इस प्रकार का दुष्प्रचार करने का प्रयास करता है, आप सभी सेक्टर्स में देख लीजिए, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में, चाहे कनेक्टिविटी के फील्ड में, और चाहे अगर आप देख लें इंफ्रास्ट्रक्चर हो के साथ साथ और कनेक्टिविटी के साथ साथ आप देख लें कि समय समय पर हमारे यहाँ इन्वेस्टर समिट हो रहे हैं, देश विदेश की कंपनियां आ रही हैं और 35,000 करोड़ के MOU साइन हो रहे हैं। और उसमें से अगर 10% भी अगर वो इम्प्लीमेंट हो गए, अगर ग्राउंड लेवल पे अगर हम उसको इम्प्लीमेंट करने पे अगर सक्षम हो गए तो जॉब जनरेशन जो होगी वो 1,92 लाख होगी। अगर 10% भी हम कर गए तो ये अगर ये जो विपक्ष जो ये अफवाह फैलाने का प्रयास करता है, मुझे लगता है उनको इस दुष्प्रचार से दूर रहकर
कुछ अच्छे मुद्दे ढूंढकर सत्ता को घेरने का प्रयास करना चाहिए। अच्छा, आपने लखनऊ की बात की, योगी आदित्यनाथ की वर्किंग को आप किस नज़रिए से देखते हैं? उसमें क्या कुछ खास आपको नज़र आता है, खासतौर पर हम अगर पिछले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तुलना में बात करें तो? देखिए, मैं सबसे बड़ी बात कहूँगा कि मुझे कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप मिली थी और मैं विदेश पढ़ने गया। मैं लोगों को बताता था कि मैं उत्तर प्रदेश का आता हूँ, तो लोग कहते थे यार ये यूपी का भैया है, और यूपी वो, अच्छा वहाँ तो बड़ा माफिया राज करते हैं, वो तो वहाँ तो बड़ा ऑर्गेनाइज माफिया है। पर उस उत्तर प्रदेश जो भगवान राम की जन्मस्थली है, वह उत्तर प्रदेश जो भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है, वह उत्तर प्रदेश जहाँ काशी विश्वनाथ विद्यमान है, उस उत्तर प्रदेश को इतनी हे दृष्टि से देखा जाना। सबसे ज़्यादा इंजीनियर हमारे उत्तर प्रदेश से निकलते हैं। भारत की सेना में सबसे ज़्यादा अगर जवान हैं तो उत्तर प्रदेश के हैं, और तो और इस देश को अगर सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री भी दिए हैं तो इस उत्तर प्रदेश ने दिए हैं। तो मैं तो इंसान की भी बात कर रहा हूँ, भगवान की भी बात कर रहा हूँ। सबकी उपस्थिति इस उत्तर प्रदेश में प्रचुर मात्रा में रही है, और उसको हे दृष्टि से इसलिए देखा जाता था क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों ने कहीं ना कहीं उन माफियाओं के साथ एक गठबंधन कर रखा था, और वो माफिया सत्ताधारी लोगों के साथ बैठकर एक पैरेलल सरकार चलाते थे। योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में जो काम हुआ है, एक भय का जो वातावरण था वो पूरी तरह से समाप्त है। भय है तो ऐसे माफियाओं के मन में है, ऐसे गुंडे मवालियों के मन में है। तो अगर डेवलपमेंट अगर करना है तो उसकी पहली शर्त तो यही है, लॉ एंड ऑर्डर मजबूत होना चाहिए। और तभी आप देखें कि मैं लखनऊ के धरती पे जब इन्वेस्टर समिट की बात कर रहा हूँ, मुझे खुशी हुई कि आज केवल गाजियाबाद या नोएडा जैसे एनसीआर रीजन ही नहीं, लखनऊ के रीजन नहीं, बुंदेलखंड में भी इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। उधर बलिया जैसे बिहार के बॉर्डर तक भी इन्वेस्टमेंट जा रहे हैं। मतलब लोग अब उत्तर प्रदेश को अब बदली हुई परिस्थितियों में देख रहे हैं कि इट इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। और तभी आप देखें आज जितने भी हमारे कल्चर टूरिस्ट स्पॉट हैं सारे कनेक्ट किए जा रहे हैं गंगा एक्सप्रेसवे से। फिर देश विदेश के लोग यहाँ पर जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कनेक्टिविटी बेटर होनी चाहिए, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर जिले में वो अस्पताल बनाए जा रहे हैं। तो ये सारे काम जो हैं बहुत ही लार्ज स्केल पर चल रहे हैं, और पूरे उत्तर प्रदेश का स्वरूप बदल रहा है। और यही डिफरेंस है कि जो लैक ऑफ कमिटमेंट और सत्ता के लिए जो अनैतिक समझौते होते थे, अब वो इस काल में नहीं होते। अच्छा, उत्तर प्रदेश ने सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री दिए, तो प्रधानमंत्री जी की भी बात करते हैं। पिछले प्रधानमंत्रियों की तुलना में हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल, ये नीरज सिंह किस नज़रिए से देखते हैं इसको? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में जितने भी शब्द कहे जाएं वह कम हैं। उनके प्रधानमंत्री बनते ही आपने देखा होगा कि पहले तो मैसेज यह गया कि अब एक क्रेडिबल सरकार है जो किसी एक परिवार विशेष के निर्देशों पर नहीं चलती। प्रधानमंत्री के रूप में निर्णय ले रहा था, पहला तो संदेश यह गया। इसके बाद उन्होंने जिस प्रकार से आपने देखा कि सभी जो क्षेत्र हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर से, चाहे तमिलनाडु के हो या कन्याकुमारी हो केरला का, वहाँ तक सबको एक सूत्र में बांधने का काम किया है। आज जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो किसी वर्ग विशेष की तुष्टीकरण को लेकर नहीं किए जाते हैं। उन्होंने एक मंत्र दिया, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। 140 करोड़ भारतीय जब तक एक साथ एक सपना देखकर एक दिशा में नहीं चलेंगे, तब तक आप एक श्रेष्ठ और विश्व गुरु भारत की कल्पना नहीं कर सकते। और वही उन्होंने सबको एक सूत्र में बांधने का काम किया। यह नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा काम है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, डेवलपमेंट के क्षेत्र में जो काम किए हैं वो बताने की आवश्यकता नहीं है। हम वापस डबल डिजिट ग्रोथ रेट पे आ रहे हैं जी। हाँ, और जितने भी पार्टी के कार्यक्रम रहे हैं गांव गरीब तबकों को लेकर, आप देखते होंगे कि जिन कार्यक्रमों की हम बराबर हर सभाओं में करते हैं चर्चा, चाहे वो सौभाग्य योजना के माध्यम से
मोदी केयर लोग उसको कहने लगे। सौभाग्य योजना के माध्यम से 5 लाख तक का बीमा दे रहे हो, चाहे उज्ज्वला योजना के माध्यम से, चाहे हमने घर घर सिलेंडर पहुंचाया हो, चाहे हर घर राशन पहुंचाने का, गरीब परिवारों को इतना राशन मुफ्त दिया गया है कि आप समझ लें कि जितना इस सरकार ने दिया है गरीब लोगों के अंदर बांटती है एक साल में, उतना पूरा यूरोप एक साल में नहीं खाता। इतना हमने जो है, और आगे के लिए भी घोषणा और आगे के लिए भी घोषणा की हुई है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास लोगों को मिल रहे हैं। एक स्वच्छता को लेकर जो उन्होंने मिशन चलाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे मिशन चलाए, ये क्या उन्होंने क्या किया कि जो एक विकास के कार्य जो चल रहे हैं वो तो अलग, जो सामाजिक क्षेत्र के अंदर जो लोगों की जागरूकता पैदा करने का काम किया है, यह भी एक बहुत बड़े प्रधानमंत्री का ही कर्तव्य था कि, और समय समय पर वो मन की बात से यह लोगों के अंदर में मन में बिठाते भी रहते हैं कि हमारी क्या नैतिक जिम्मेदारी बनती है, उसके बारे में भी हम सबको बताते रहते हैं। इसलिए उनकी तुलना पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री जो रहे हैं, मैं समझता हूं कि वह बेमानी है। मुझे लगता है कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद अगर कोई एक ऐसा प्रधानमंत्री जो भारत की दशा और दिशा दोनों बदलने में सक्षम हो पाया है, तो वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अच्छा नीरज जी, नरेंद्र मोदी जी के ये गुण की विशेषताएं राहुल गांधी जी को बिल्कुल दिखाई नहीं देते। वो वर्ल्ड कप में भारत की हार के लिए भी नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार बता रहे हैं कि चूंकि वो मैच देखने गए। तो कुछ इनके लिए कोई संदेश, ये किस तरह से कुछ राजनीति में थोड़ा बहुत तो चल पाए, इस तरह की बातें करते रहते हैं चुटकुले जैसी। मुझे लगता है कि उनकी जब मैं भाषण सुनता हूं तो मुझे लगता है कि उन्हें कुछ अध्ययन करने की आवश्यकता है। जब वो अध्ययन करेंगे तो शायद हमारी जितनी भी योजनाएं हैं उनकी खूबियों के बारे में उनको पता चलेगा, और अगर खूबियों के अतिरिक्त तो उन्हें अगर खामियां भी पता चल गई तो कम से कम वह कुछ गुणात्मक ही सुझाव दे पाएंगे। पर उनमें उनके भाषणों को देखकर तो लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ अध्ययन का अभाव रहता है। और केवल राजनीति में आने के लिए राजनीति का चोला नहीं पहनना चाहिए। उन्हें काफ़ी कुछ अभी समझने और जानने की आवश्यकता है। मैं ज़्यादा टीका टिप्पणी ना करूं तो बेहतर होगा। ये आपने ये कह के सब कुछ कह दिया, मैं ज़्यादा टीका टिप्पणी ना करूं। जैसे परिवारवाद की बात आपने की, जब भी परिवारवाद की बात होती है तो कांग्रेस की तरफ से, कभी सपा की तरफ से, जो लोग वास्तव में परिवारवादी हैं वो कुछ नाम लेते हैं बीजेपी में, और उनमें एक नाम गाहे बगाहे वो राजनाथ सिंह जी का भी लेते हैं कि भाई राजनाथ सिंह जी के बेटे हैं, वो भी विधायक हैं। तो आखिर परिवारवाद को आप किस दृष्टि से देखते हैं? क्या उन लोगों की इस बात में थोड़ा दम नजर आता है कि आपका परिवार भी परिवारवाद के रास्ते पर है? देखिए, कोई अपनी माँ के पेट से पैदा होकर सीधे किसी पार्टी के अध्यक्ष का दावेदार हो जाता है तो यह तो परिवारवाद की परिधि में आएगा। पर 15 वर्ष तक लगातार, मैं अगर खुद का उदाहरण दूं तो मैं 15 वर्ष से लगातार 1.5 दशक से ज़्यादा हो गया सामाजिक क्षेत्र में काम करते हुए। इस पार्टी संगठन के अंदर मैं किसी भी पद पर नहीं हूँ। केवल समाज के अंदर काम करना, पार्टी के कार्यक्रमों का, योजनाओं को लेकर जाना और उसका लाभ अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए व्यक्ति तक को मिले, इन सब कार्यों में हम लोग लगे हुए हैं। केवल राजनीति के माध्यम से कोई पद प्राप्त करना, यह केवल लक्ष्य न था, न है, न कभी रहेगा। पंकज जी की बात करते हैं, बड़े भाई के हमारे, वह संगठन में 2003 से लगे हुए थे और 2007 में उन्हें टिकट मिला था। पर उस समय मेरे पिता माननीय राजनाथ सिंह जी उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उन्होंने यह कहकर उनका टिकट नहीं होने दिया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए जो अंतिम पन्ना होगा प्रत्याशियों का, उस पर सिग्नेचर मेरे होंगे और मेरा जमीर ये मुझे अलाउ नहीं करता कि मैं उस पेपर पर साइन करूं। और 2007 के बाद से लगातार वह संगठन में, 2003 से तो लगे हुए थे, 2007 के बाद से लगातार संगठन में काम करते रहे। 2007 से 2017 आ गई, 10 साल, और 10 साल के बाद उनको वही विधानसभा का टिकट जो 2007 में मिल चुका था चिरई गांव से, वह फिर 2017 में मिला।
अब मैं जो ये बात कहता उससे कहता हूँ 10 साल तुम अपने जीवन के निकाल दो और जहां आज की स्थिति में उससे 10 साल के पहले की स्थिति पहुंच जाओ, कोई भी व्यक्ति इसके लिए राजी नहीं होगा। क्या लगता है एक राजनीतिक परिवार के अंदर बिना किसी दाग को अपने दामन पर लगाए बिना व्यक्ति समझता है कि कोई अगर बड़े राजनीतिक पद पर बैठा है तो कभी धोती कुर्ता लपेटा होगा और सीधे उस स्थान पर चला गया होगा। उसके पीछे का संघर्ष समर्पण उसका ही नहीं, उसके परिवार का क्या होता है, यह मुझे लगता है कि बाहर का व्यक्ति नहीं समझ सकता। उस आग से हम ही लोग गुजरते हैं रोज हम पर कोई कहानियां बनती हैं, स्टोन के क्रेशर से लेकर रिलायंस के शेयर तक लोगों की कहानियां बनती हैं, हम उससे गुजरते हैं और उसके बाद भी अपने आप को यह बताकर कि परमपिता परमेश्वर ने हम लोगों को एक अलग दायित्व दे रखा है, तो हम उसमें लगे हुए हैं। इन सब चीज़ों से, आक्षेप से, आरोप से हम लोगों को गुजरना है, यह ईश्वर नहीं हमको, और जनता भी उन पर यकीन नहीं करती। हाँ, और हमें यह लगता है कि काम में लगे रहना चाहिए। यह व्यक्ति, शायद हम इतने बड़े हो गए कि हमारे छुपने की जगह कम हो गई हो तो मैं तो यही मानकर चलता हूँ। और कोई नहीं, हम लोग लगे हुए हैं और परिवारवाद की परिधि में मुझे लगता है कि जिसने पूरा जीवन खपा दिया हो, कम से कम वह तो नहीं होता। यह लोग एक परिवार में पैदा होते हैं, बिना किसी सामाजिक क्षेत्र में काम करते हुए टिकट पाते हैं और फिर चांदी की चम्मच लेके पैदा होते हैं। अच्छा नीरज जी, एक आखिरी सवाल, मेरा छोटा सा सवाल है कि राजनीति की बात करें या सामाजिक जीवन की बात करें, आपको कौन ज़्यादा प्रभावित करते हैं, कि इनके आदर्श आपको छूते हैं? 3 नाम लेता हूँ, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह। देखिए, आई बिलीव इन प्रैक्टिकल एंड आई हैव सीन माय फादर वर्किंग इन दिस सोशल फील्ड फ्रॉम लास्ट 20 to 30 years नाउ। हाँ, 20 से 30 साल का तो मुझे पूरा याद है। इस 20-30 साल में मैंने उन्हें कभी भी मर्यादाओं का हनन करते हुए नहीं देखा। और जो मेरे सामने घटित हो रहा है, निश्चित रूप से मैंने जैसे कहा कि मैं थ्योरी से नहीं प्रैक्टिकल से प्रभावित होता हूं, तो मैं निश्चित रूप से अगर पहले स्थान पर रखूंगा जिससे मैं प्रभावित होता हूं तो मेरे पिता ही हैं। उसको नाम में मत रखिए, आप उनके पद पर मत रखिए, मैं पिता के रूप में उनको देख रहा हूं। और जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तो उन्हीं पद चिन्हों पे चल रहे हैं जिस पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने सब कुछ परिवार त्याग कर, समाज को त्याग करके एकदम सन्यासी बनकर उस देश की सेवा में लगे हुए हैं। इन्होंने देश के 140 करोड़ के लोगों को अपना परिवार ही मान लिया है। तो निश्चित रूप से यह ऐसे जो पर्सनालिटी हैं वो मैं तो उनको युग पुरुष के रूप में देखता हूँ। ये वर्षों में एक कभी कभार ऐसे व्यक्तित्व हम लोग के बीच में होते हैं। ईश्वर इनसे कुछ कराना चाहिए। हाँ, निश्चित रूप से उनसे तो हम सभी हम सभी कार्यकर्ता क्या, हर कोई भारतीय, हर कोई युवा देखे और उनसे प्रेरणा पाए। अच्छा, आज आपने हिंदी भवन के कार्यक्रम में बहुत अच्छी बात की, मैं बिल्कुल उसको याद है मुझे। बीच के रास्ते की आपने बात की कि बीच का रास्ता बहुत अच्छा होता है, और बीच के रास्ते पे जो चलता है मध्यम मार्ग पे, वो बड़ा पद उसको मिले या ना मिले, लेकिन उसका कद बहुत बड़ा हो जाता है। तो ये मध्यम मार्ग, जितना मैंने पढ़ा है गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्गी का उन्होंने महत्व समझाया। तो क्या एक तरह हम राजनाथ सिंह जी को देखते हैं, बिल्कुल समन्वयवादी उनका व्यक्तित्व है, सबको साथ लेकर चलने की उनकी आदत है, तो कहीं ना कहीं मध्यम मार्ग आपको राजनाथ सिंह जी की वर्किंग में भी दिखाई देता है? नहीं, बिल्कुल। मैं ये मानता हूँ कि जिस प्रकार से मैं आपसे कहा कि मर्यादाओं का उन्होंने कभी हनन नहीं किया है, कभी उत्तेजक भाषण उनको आप नहीं देखेंगे, कभी उन्हें आप किसी कास्ट, क्रीड, जेंडर के अगेंस्ट नहीं बोलेंगे। और हर एक खेल का ये जो नियम होता है, आपको बेल्ट के नीचे वार नहीं करना है। बहुत अच्छी बात। उन्होंने कभी भी किसी के बेल्ट के नीचे वार नहीं किया है। और इतना कुछ होते हुए भी, तमाम पॉलिटिकल कंपल्शंस भी हों, तब भी उन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया।
एनालिसिस करते हैं लोग, अलग अलग तरह से करते हैं। लोग कहते हैं कि भाई अरे राजनीतिक उनका दिमाग है, वो कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे, कुछ ना कुछ प्लान कर रहे होंगे। अगर कोई प्लान करता है, वो नाटक जो है वो 5 साल कर सकता है, 10 साल कर सकता है, 20 साल कर सकता है, जीवन पर्यंत थोड़े ना कर सकता है। चलेगा ही नहीं। उन्होंने जीवन पर्यंत अपने सिद्धांतों समझौता नहीं है। कभी भी उन्होंने किसी के अगेंस्ट जो है एक ऐसी बात नहीं करी जो मर्यादा अनुरूप ना हो। और मैं कई बार युवाओं को जो मैं देखता हूँ, सुबह सुबह उठते हैं, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, और कई क्रांतिवीर तो ऐसे होते हैं, मोबाइल नामक अस्त्र रखते हैं और मोबाइल से ही पाकिस्तान तक हमला कर देते हैं सुबह सुबह उठते ही। तो मैं कहता हूँ कि भाई आप सबको सोच समझकर और संभल कर चलने की आवश्यकता है। जो भी आप इस तरह की नकारात्मक टिप्पणियां करते हैं लोगों पर, बड़े बड़े लोग आपके जो नेता हैं या फिर विपक्षी भी हैं, मैं तो कहता हूं विपक्षी भी, कई बार हमारे कुछ लोग अगर सोनिया गांधी जी पर भी अगर टिप्पणी करते हैं तो मैं बार बार कहता हूं कि क्या यह आप अपेक्षा कर सकते हो कि आपके घर के माँ बहन पर कोई इस तरह की टिप्पणी करे, तो क्या यह आपको गवारा होगा? तो यह तो संस्कार आपको स्वयं में होने चाहिए। हर बात के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री आपको आकर मन की बात के माध्यम से नहीं बताएंगे, यह तो आपके स्वयं के विवेक पर है। तो मुझे लगता है कि युवाओं को भी समझने की आवश्यकता है कि मर्यादा बहुत बड़ी चीज होती है, और इसीलिए हम पुरुषों में से उत्तम जो है भगवान राम को इसलिए पाते हैं क्योंकि वो मर्यादा का उन्होंने जीवन में हर एक क्षण पालन किया, तभी वो मर्यादा पुरुषोत्तम बने। नीरज जी, चलते चलते मुझे एक बात और याद आ गई, आपकी बातों में से ही मैं बात निकाल रहा हूँ। आज आपने प्रोग्राम में कहा था कि मेरा नाम नीरज है और नीरज का मतलब ही कमल होता है, कमल जो कि भाजपा का चुनाव चिन्ह है। बहुत ही आपने अच्छे शब्दों में एक बात कही, लेकिन हम देखते हैं एक और नेता हैं कमलनाथ जी, जिनका तो नाम ही कमल है। वो कहते हैं कि मैं भी सनातनी हूँ, मैं भी हिंदू हूँ। तो ये जो मौसमी हिंदुत्व है, क्या इसका कुछ चुनाव में असर देखने को मिलेगा मतदाताओं में? देखिए, पहले तो सनातन को समझने की आवश्यकता है। आजकल हर कोई सनातन पर अपना ज्ञान दे रहा है। सनातन वह है जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, वो ईश्वर द्वारा लिखित है, उसमें हम आप कुछ कर नहीं सकते हैं। इसलिए उस पर किसी प्रकार की टीका टिप्पणी करना, मुझे लगता है हम लोग उसके लिए बहुत छोटे हैं। जो जड़ में है, जो चेतन में है, वो सनातन है। जो सूक्ष्म में है, जो विशाल में है, वो जो तुझ में है, जो मुझ में है, वो सनातन है। तो एक तो उसको समझने की आवश्यकता है, और हर व्यक्ति सनातनी बनने की बात कर रहा है, पर कहीं ना कहीं ईश्वर के एग्जिस्टेंस पर ही जो लोग सवाल उठा देते हैं, तब फिर यह होता है कि इनको किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त है। और चुनाव के मौसम में तो हर व्यक्ति जान रहा है कि अब वह समय नहीं रहा, अब हिंदू जाग चुका है। जो भी हमारे परमपिता परमेश्वर पर अभद्र टिप्पणी करता है या फिर उनके एग्जिस्टेंस पर सवाल खड़ा करता है, हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे और उसको मुंहतोड़ जवाब भी देंगे। तो वो जान गए हैं कि यह जागा हुआ है हिंदू है, इसलिए वो समय समय पर जब चुनाव आता है तो वो इस तरह का एक आडंबर बनाते हैं। वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वो अपने को हिंदू दिखाकर एक वोट के रूप में वो प्राप्त करेंगे, और समय समय पर दूसरे वर्ग को भी भड़काकर उनके वोट को भी प्राप्त करेंगे। तो ये उस तरह के चुनावी सनातनी हैं। जनता समय उनको पहचानती है, और इसीलिए हर चुनाव में वह अलग अलग रूप रंग बदल कर आते हैं, कभी नाम बदल कर आ गए। तो उनके बारे में जनता समझ चुकी है। नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीवीआईपी न्यूज के लिए हमसे बातचीत की। नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और तो दोस्तों, ये थे नीरज सिंह जी। जैसा कि मैंने कहा था कि हर बात को बहुत ही सरलता से कहना, बहुत ही सहजता से कहना उनके स्वभाव का हिस्सा है। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं नीरज सिंह जी के लिए। ये एपिसोड आपको कैसा लगा, अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा, और हाँ, देखना ना भूलेगा वीवीआईपी न्यूज। नमस्कार।